टाटा ग्रुप इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस हाउसेज इन इंडिया। और टाटास के बारे में हम जितना जानें उतना कम लगने लगता है। ऐसा लगता है क्यों ना कुछ और पढ़ लें, कुछ और सुन लें। और आज हम आपके लिए एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं। वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और इस चैनल पे आपको मिलेंगी क्लास 11, क्लास 12 की पूरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट। पूरा इकोनॉमिक्स कोर्स कवर्ड है। वहीं साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी की भी कुछ वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी? लिंक्स मैंने पूरी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करिए, लिंक्स पे क्लिक करिए और टॉपिक वाइज आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। रिसेंटली हम आपके लिए लेकर आए हैं केस स्टडी या सक्सेस स्टोरी की प्लेलिस्ट, जहां पे मैं आपको अलग अलग कंपनीज की कुछ स्टोरीज बताती हूं जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रह सकती हैं। और आज हम आपके लिए एक ऐसी ही स्टोरी लेकर आए हैं। आई नो आपको अभी तक कैप्शन से पता चल गया होगा, बट फिर भी जो आज की स्टोरी है वो है फ्रॉम टाटास टू टाटास, यानी हम बात कर रहे हैं आज एयर इंडिया की। इसकी शुरुआत होती है एक्चुअली 1932 में और इसकी शुरुआत करने वाले होते हैं लेजेंडरी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं जे.आर.डी. टाटा। ये पहले इंडिया के लाइसेंस पायलट भी रह चुके हैं और ये शुरुआत करते हैं टाटा एयरलाइंस की। यस, आपने करेक्ट सुना, एयर इंडिया नाम नहीं था, नाम था टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे उनका विजन होता है कि सिविल एविएशन को लाया जाए, यानी कमर्शियल पब्लिक के लिए भी उड़ना आसान करा जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई सारे टाटा एयरलाइंस के जो प्लेन्स होते हैं उन्हें कमांडर किया जाता है मिलिट्री यूज़ के लिए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में नॉर्मल कमर्शियल सर्विसेज जो होती हैं वो रिज्यूम कर ली जाती हैं। 1946 में एक ऐसा टाइम आता है जब टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया कर दिया जाता है और एयर इंडिया को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया जाता है। इसी के साथ इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं जो नई सरकार आती है, इंडिपेंडेंट इंडिया की जो पहली सरकार आती है, वो हमारे जो टाटा एयरलाइंस यानी टाटा एयरलाइंस जो एयर इंडिया बन चुकी है, इस कंपनी में 49% स्टेक खरीद लेती है। इसी के साथ साथ 1948 में एयर इंडिया अपनी पहली लंबी उड़ान भरती है जो कि होती है बॉम्बे टू लंदन। लेकिन 1953 में एक थोड़ा सा शॉकर आता है, एक प्रॉब्लम आती है जो कि जे.आर.डी. टाटा को थोड़ा नाराज कर देती है। 1950s में एक दौर चल रहा था जब सरकार जो है कई सारे क्रूशल सेक्टर्स को नेशनलाइज कर रही थी। सरकार का विजन था कि कुछ क्रूशल सेक्टर सरकार अपने अंडर ले ले, सरकार उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले ले और उनकी प्रोग्रेस में मदद करे। और ऐसा ही एक सेक्टर होता है सिविल एविएशन सेक्टर, जहाँ पे एयर इंडिया को कम्प्लीटली नेशनलाइज कर दिया जाता है 1953 में। जे.आर.डी. टाटा को दुख होता है, वो नाराज होते हैं, लेकिन उनको वापस बुला लिया जाता है एयर इंडिया लीड करने के लिए बतौर चेयरमैन के। तो अब एयर इंडिया का जो लीड कर रहे होते हैं वो होते हैं जे.आर.डी. टाटा। यहाँ से अब 1960 में जब हम आते हैं, 1960 में पहला बोइंग क्राफ्ट आता है 707 420 एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस होता है और एयर इंडिया अपना पहला जेट फ्लाई करती है। और 1962 तक जो एयर इंडिया होती है वो वर्ल्ड की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है। 1950s में नेशनलाइजेशन के बाद 2 डिकेड्स तक एयर इंडिया बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस देख रही होती है। हाउसहोल्ड नेम बन जाता है एयर इंडिया। एयर इंडिया को यहाँ तक के पैलेस इन स्काई भी कहा जाता है अपनी लग्जरी सर्विस के लिए। और इन फ्लाइट जो सर्विसेज होती हैं, चाहे वो फिर वर्ल्ड क्लास शैंपेन हो या वर्ल्ड क्लास फूड मेन्यू हो जो कि खुद ताज होटल के शेफ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर एक अमेजिंग इंटीरियर हो, अमेजिंग लाउंजेस हो, या फिर आर्ट वर्क का यूज़ हो। हम लोग एयर इंडिया को क्या करते हैं वहाँ पे उस टाइम पे स्टैंड आउट कराने के लिए एयर इंडिया को बाकी एयरलाइन से। क्यों? क्योंकि 1950-60s में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं उड़ा करती थी, तो जो उड़ती थी कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। एयर इंडिया को हमें स्टैंड आउट कराना था, तो एयर इंडिया क्या करती है? एयर इंडिया वर्ल्ड के आर्टिस्ट को अपने साथ लाती है, कमीशन करती है उन्हें और आर्ट वर्क से खुद को स्टैंड आउट कराती है। एयर इंडिया इतना फेमस हो जाता है कि एयर इंडिया को एसोसिएट करने लगते हैं बाहर देशों में लोग इंडिया की हॉस्पिटैलिटी से, इंडिया के कल्चर से, इंडिया के फूड से, इंडिया के आर्ट से। तो एयर इंडिया इस लेवल तक फेमस हो जाता है। आज की डेट में सिंगापुर एयरलाइंस का बहुत ज़्यादा नाम है। उस टाइम पे सिंगापुर एयरलाइंस ने भी इंस्पिरेशन ली होती है एयर इंडिया से, यानी एयर इंडिया सक्सेस की अलग ही ऊंचाइयों को देख रहा होता है। एयर इंडिया नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, उसकी एडवर्टीजमेंट्स के लिए फेमस होता है। यहीं पे एयर इंडिया अपनी टैगलाइंस के लिए भी फेमस होता है। हर नई टैगलाइन उसकी सुपर पॉपुलर हो जाया करती थी। तो एयर इंडिया बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर जाता है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा होता है। वहीं पे एयर इंडिया का मैस्कट होते हैं महाराजा। आपने एड्स में देखी होंगी कुछ पुरानी एड्स, वो एड निकाल देते हैं हर कंट्री में महाराजा विजिट करते हुए, यानी एयर इंडिया हर कंट्री में आपको फ्लाई कराती है ये रिप्रेजेंट करते हुए।
जब इतना सक्सेस, इतना सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, तो फिर ऐसा क्या होता है कि हमने रिसेंटली कुछ खबरों में सुना कि एयर इंडिया लॉसेस देख रही है। मैं आपको टाइम के दौरान लेके चलूँगी। यहाँ पे 1950s में जब नेशनलाइजेशन होती है, 1970s तक जो हेड में यानी मैनेजमेंट है वो अभी भी JRD टाटा के हाथ में होती है। JRD टाटा इतने पर्टिकुलर होते हैं क्योंकि ये सिविल एविएशन सेक्टर बेसिकली उनके बेबी की तरह, एयर इंडिया उनके बच्चे की तरह होता है, तो वो उसको उसी तरह उसकी परवाह करते हैं। एयर इंडिया के ऑपरेशंस चेक करने के लिए JRD टाटा खुद एयर इंडिया में ट्रैवल करते थे, क्लीनिंग देखते थे, और कहीं पे भी उन्हें गंदगी दिखती थी तो खुद सफाई भी करते थे। इस लेवल से जब आपकी मैनेजमेंट होती है तो आपके अंडर जो स्टाफ होता है उसको भी आप उसी तरह काम कराते हैं। एयर इंडिया की क्रू को बहुत ही ज़्यादा स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद हायर किया जाता था और रिगरस ट्रेनिंग के दौरान वो जाते थे। इसी के साथ साथ इन फ्लाइट सर्विसेज बहुत ही कमाल की लग्जूरियस दी जाती थी। यानी आप समझ लीजिए कि एयर इंडिया में ट्रैवल करना बेसिकली लोगों का सपना होता था और लोग एयरलाइंस को एयर इंडिया से ही एसोसिएट करते थे इंडिया में। जब सब इतना अच्छा चल रहा था, लेट 1970s में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है टॉप पे वो चेंज होती है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज होना एक बात होती है, लेकिन मैनेजमेंट का गुड डिसीजन मेकिंग एक सेपरेट टॉपिक होता है। तो अब क्या होता है यहाँ डिबेट शुरू होती है गुड डिसीजन वर्सेस बैड डिसीजन मेकिंग की। धीरे धीरे कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं नए मैनेजमेंट के जो कि एयर इंडिया का ग्राफ जो कि राइज एंड राइज पे था उसको धीरे धीरे थोड़ा नीचे लेके जाते हैं। क्या ऐसे डिसीजंस होते हैं? कुछ नए एयर रूट्स आते हैं लेकिन वो लॉस मेकिंग चले जाते हैं। कुछ प्लेन्स खरीदे जाते हैं लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, वो भी लॉस मेकिंग में जाता है। क्रू हायर कर ली जाती है, ऑन बोर्ड लोगों को ले लिया जाता है मोर देन द कैपेसिटी रिक्वायर्ड, यानी जितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं उससे ज़्यादा लोग आप हायर कर लेंगे तो आपको उतनी सैलरीज भी देनी पड़ेगी। इसी के साथ पायलट्स भी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, वो डिमांड करते हैं फेयर रेम्यूनरेशन की हमें फेयर सैलरी दी जाए। और जब पायलट स्ट्राइक पे चले गए हैं, ऑपरेशंस रुक गए हैं फ्लाइट के, तो ऐसे में क्या होता है, रेवेन्यू लॉसेस आते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कहते हैं ना, ऐसे सीड ग्रो कर रही है वैसे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है। तो हमें रियलाइज नहीं होती कि प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं कब तक, जब तक 2007 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों ही गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइंस बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस फेस कर रही होती हैं। अब ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ओन्ड है तो सरकार सारा लॉस उठा रही होती है और सरकार डिसाइड करती है इन्हें मर्ज करने का। इन्हें मर्ज कर दिया जाता है, और लेकिन ये सोचा जाता है कि शायद इन्हें मर्ज करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट वो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं होती। मर्जर के बाद भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी रहती है और लॉसेस धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं। यहाँ तक बात आ जाती है कि 2017 में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब एयर इंडिया को बेच दिया जाए और एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि लॉसेस इतने बढ़ गए होते हैं कि एयर इंडिया का कोई बायर भी नहीं मिलता, यहीं पे कमाल होता है 8 अक्टूबर 2021 को, जब फाइनली गवर्नमेंट एयर इंडिया को सेल कर देती है टू टाटा ग्रुप फॉर ₹18,000 करोड़। यानी वापस से एयर इंडिया अपने मालिक के पास पहुंच जाता है, यानी वापस टाटास के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे आपको लगेगा, मैं एक्चुअली आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आज, आप मुझे इस चीज़ का आंसर करिए। एक बार पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये डिबेट प्राइवेटाइजेशन वर्सेस नेशनलाइजेशन की है? क्या आपको लगता है कि नेशनलाइजेशन होना गलत था और प्राइवेटाइजेशन पहले ही कर देना चाहिए था? मैं चाहती हूँ आप लोग इन चीज़ों के आंसर दें, बट इस चीज़ पर मैं एक छोटी सी पॉइंट ये रखना चाहती हूँ कि ये डिबेट बिल्कुल भी प्राइवेटाइजेशन वर्सेस नेशनलाइजेशन की नहीं है, क्योंकि आपको आज भी कई सारे वर्ल्ड ओवर ऐसी फ्लाइट्स देखने को मिलेंगी, चाहे वो सिंगापुर एयरलाइंस हो या एमिरेट्स हो, ये नेशनलाइज एयरलाइंस है। वहीं पे अगर आप जापान एयरलाइंस देखेंगे तो वो प्राइवेटाइज एयरलाइंस है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छा कर रही हैं। और यही एयरलाइंस क्यों देखें, हम एयर इंडिया को ही देख लेते हैं। एयर इंडिया की नेशनलाइजेशन 50s में ही हो गई थी। 50s to 70s 2-3 डिकेड तक एयर इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई वो 1980s में आनी शुरू हुई थी। तो यानी नेशनलाइजेशन तो पहले भी थी, तब भी थी, लेकिन प्रॉब्लम्स क्यों आई? तो मेजर प्रॉब्लम मैं जो मानती हूँ वो रही है मैनेजमेंट की। जब तक JRD टाटा के हाथ में खुद कमान थी तब तक उन लोगों ने सारी चीज़ें बहुत ही एफिशिएंटली की, जो कि धीरे धीरे मैनेजमेंट चेंज होने के बाद ग्राफ में डिक्लाइन हमें देखने को मिला। लेकिन ये सारी स्टोरी है, सक्सेस, राइज, फॉल, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होते हैं। लेकिन अब वापस क्योंकि एयर इंडिया टाटास के पास आ चुकी है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब एयर इंडिया कैसे परफॉर्म करती है, क्या चेंजेस आते हैं और वापस से आपको वो लग्जरी ट्रैवल मिलता है नहीं मिलता जो 50s-60s में जाना जाता था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको अच्छा लगा है, यहाँ तक आई गए हैं तो वो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, शेयर करिए वीडियो को जितने लोगों में कर सकते हैं। ये एयर इंडिया की न्यूज़ थोड़ी हम स्प्रेड
कलेक्ट करते हैं साथ में। और इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और स्टोरीज मैं लाती रहूँगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।